जाती है जब हम प्रस्तुत करते हैं। साथियों, आज की यह बैठक हमारी हरियाणा के आर्थिक भविष्य को गढ़ने का ये एक प्रयास है। मुझे खुशी है कि आपके अनुभव और आपकी अपेक्षाएं और आपकी जो सलाह है हमारे लिए उतनी ही मूल्यवान है जितनी किसी नीति दस्तावेज में लाइनें लिखी होती हैं, उतनी ही महत्वपूर्ण है। साथियों, हमारे समाज में भी कहा जाता है कि जो बात चौपाल पर तय हो जाती है वो बात फिक्र होती है। जब पंचायत में बैठ करके कोई बात करते हैं तो उसका वजन होता है, और इसी भावना के साथ हमारी सरकार बजट निर्माण प्रक्रिया को बंद कमरों तक वो सीमित नहीं रखना चाहती। हमें उसे जनता, उद्योग, श्रमिक और हमारे स्टेक होल्डर्स के साथ संवाद का माध्यम हम बना रहे हैं। उसके परिणाम निकल रहे हैं। साथियों, बजट हमारे लिए ये केवल आय और व्यय का ये लेखा जोखा नहीं है, बल्कि यह हरियाणा की वर्तमान जरूरतों, सामाजिक आर्थिक सच्चाइयों और आने वाली पीढ़ियों की आकांक्षाओं का ये प्रतिबिंब है। साथियों, इससे पहले भी पिछले साल 2 जनवरी 2025 को गुरुग्राम के अंदर हम आप लोगों के बीच में आए थे। आप लोगों ने हमारा जो 2025-26 का बजट था उसके लिए आपसे विस्तृत भी चर्चा हुई थी और आपने बहुत महत्वपूर्ण सुझाव दिए थे। अब की बार आपने उसमें और शार्पनेस दिखाई है और उसमें गंभीर सुझाव आपने दिए हैं। साथियों, उस बैठक में आपने जिस गंभीरता और जिस दूरदर्शिता और व्यवहारिकता के साथ आपने सुझाव दिए, उनमें हमारी नीतियों का और अधिक मजबूत हुई हैं, क्योंकि आपके जो सुझाव थे वो उसमें शामिल हुए हैं। उसका लाभ भी आम व्यक्ति तक पहुंचा है और उससे हमारी बात भी मजबूत हुई है। साथियों, मुझे यह बताते हुए गर्व भी है कि उस बैठक में, जैसा अभी बताया भी गया है, कि 226 सुझाव प्राप्त हुए थे, जिनमें से हमने 71 सुझावों को अपने उस बजट में शामिल किया है। और साथियों, यह इस बात का प्रमाण भी है कि सरकार और उद्योग के बीच संवाद केवल सुनने या सुनाने तक ही सीमित नहीं है, बल्कि ठोस निर्णयों और उसको क्रियान्वित में ही करने का ये हमारा माध्यम है। साथियों, उद्योग विभाग
हरियाणा की अर्थव्यवस्था की ये रीढ़ की हड्डी है। हमारे मंत्री जी ने अभी बताया भी है कि हरियाणा प्रदेश कृषि प्रधान प्रदेश है। कृषि से आय इतनी होती है, परंतु उससे विकसित नहीं हम कर सकते। विकसित अगर होगा तो इसी औद्योगिक क्षेत्र से ही हम विकसित हरियाणा या विकसित भारत की हम कल्पना कर सकते हैं। परंतु साथियों, हमें दोनों तरफ बराबर सोचना पड़ेगा। हमारे जहां इंडस्ट्रीज आती है वहां हमें कृषि की भी आवश्यकता है। हमारे पास क्योंकि अनाज है, अनाज भी देश के लोगों का विदेश के अंदर भी कितना एक्सपोर्ट होता है, पेट भरने का काम हमारा किसान करता है। दोनों का तालमेल वो सही रहे, उसके लिए भी सरकार समय समय पर चिंता करती रहती है। साथियों, हम सब देख रहे हैं कि 2024-25 के बजट में इस विभाग के लिए 806 करोड़ 75 लाख रुपए का आवंटन हमने किया था। हमने बढ़ाया था पीछे से इस विभाग के लिए, और इस जो आपने पीछे सुझाव दिए थे उसमें जो 2025-26 के लिए हमने इसको और बढ़ाया। जो 24-25 का था 806 करोड़ 75 लाख, हमने 25-26 में इसको 1951 और 43 लाख बजट बढ़ाने का काम हमने किया है। 1951 करोड़ 43 लाख इस बजट को बढ़ाने का काम हमने किया है। और साथ ही मुझे खुशी है कि इसमें से अब तक 873 करोड़ 51 लाख रुपए हम खर्च भी कर चुके हैं। इसमें से इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए जो आपकी सुविधाएं हैं, आपने जो सुझाव दिए थे ताकि उसके ऊपर गति से काम हो। और साथियों, ये आंकड़े औद्योगिक विकास को केवल घोषणाओं तक सीमित न रहकर उन्हें धरातल पर उतारने का हमारे संकल्प का प्रमाण है। साथियों, पिछले बजट में इस विभाग का बजट 129.37% तक बढ़ाया गया। आपके जो सुझाव आए थे उस सुझाव से इतना बजट ये पिछले उसके अंदर बढ़ा है। और साथियों, हमारा ये स्पष्ट इरादा भी है, हमारा स्पष्ट विजन भी है कि आने वाले बजट में इसे और अधिक सशक्त बनाया जाएगा। यह हमारा स्पष्ट विजन है। आपके सुझावों के आधार पर कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। अनधिकृत आवासीय कॉलोनियों के नियमितीकरण की प्रक्रिया को भी हम गति से बढ़ा रहे हैं। साथियों, इससे उद्योगों में कार्यरत हमारे श्रमिक और कर्मचारियों को सुरक्षित और सम्मानजनक आवास मिल सके, इसके लिए हम गति से काम कर रहे हैं। अभी भी आप लोगों ने कुछ सुझाव इसके अंदर दिए हैं। साथियों, जो पिछले बजट के अंदर आप लोगों ने सुझाव दिए थे कि श्रमिकों के लिए डॉर्मेट्रिक और सिंगल रूम के निर्माण वो किए जाएं, उसके लिए हमने IMT बावल में 5 एकड़ की भूमि और IMT फरीदाबाद में 2.5 एकड़ की भूमि और IMT सोना में 5.5 एकड़ भूमि अधिकृत भी कर ली है, ताकि उसको हम गति से पूरा कर सकें। साथियों, इसी प्रकार पद्मा नीति के अंतर्गत हमने 10 में से 7 परियोजनाओं को अनुमोदन उसका मिल चुका है।
और इन सभी उपलब्धियों के पीछे आपकी जो सहभागिता और विभाग के बीच जो समन्वय, बेहतर समन्वय है, उसकी अहम भूमिका है। साथियों, हरियाणा में एक कहावत चलती है, बोलते हैं, क्योंकि जो भी लोकोक्तियां बनी हुई हैं वो कहीं ना कहीं उसके तंत निकाल करके वो बुजुर्ग उनको बोलते थे, उनको हम आगे सर्कुलेट करते रहते हैं, क्योंकि हरियाणा की हमारी ऐसी लोकोक्ति, हमारी कहावत कि अकेला आदमी बोझा उठाए, अकेला आदमी बोझा उठाए पर टोली पहाड़ हिला दे। जब हम इकट्ठे होते हैं तो कुछ भी कर सकते हैं। और मेरा आग्रह आप लोगों से है कि हमारी जो सोच है, सरकार जो लगातार काम कर रही है कि हमने हरियाणा को एक विकसित हरियाणा की तरफ जो हमने संकल्प लिया है 2047 2047 तक, उस तक हम गति से इसमें आगे बढ़ेंगे। साथियों, पिछले बजट की जो सफलता आप और हमारे बीच में सामूहिक प्रयास का ये परिणाम रही है, और मुझे ये भी खुशी है कि सरकार उद्योगों, श्रमिकों और निवेशकों की टोली जब एक दिशा में चलती है तो विकास की गति कई गुना बढ़ जाती है। हमें इस बात का मालूम है। साथियों, आज मैं इसी विश्वास के साथ आप सभी के बीच मैं काफी लंबे समय तक बैठा रहा, क्योंकि अगली बैठक का भी समय हो गया है, और एक एक सुझाव मैंने सुने भी हैं, मैंने लिखे भी हैं। हमारे अधिकारीगण भी उनको लिख रहे थे, और मैं बताना चाहूंगा आप लोगों को, जो हमारे हेमंत जी ने कुछ विषय कहा है कि फाइनेंसर प्लॉट ले जाते हैं, ऐसा नहीं है। HSIDC के प्लॉट पर 3 साल के ये उत्पादन, 3 साल में आप सबको मालूम है, अभी चर्चा भी की गई थी उसके अंदर, हमारे एक भाई ने इसके ऊपर कहा था कि आप 3 साल में उसको कंप्लीट करने का समय दें, चाहे 3 साल के बाद उसको रिज्यूम कर लें। ये बात आपने कही थी कि 3 साल में उसका उत्पादन शुरू करना जरूरी है, और हमने ये भी कहा है कि उसके अगले 2 साल अगर आप शुरू नहीं कर पा रहे, उसकी एक्सटेंशन फीस के साथ आप लोग उसकी परमिशन भी वो ले सकते हैं। 5 साल के बाद अगर उसके ऊपर आप स्टार्ट नहीं कर पा रहे, या आप वहाँ जो आपने सोचा वो नहीं लग पाया, तो फिर वो प्लॉट रिज्यूम ही हो जाएगा, क्योंकि ये एक पॉलिसी मैटर्स हैं। और मैं आपको एक और बताना चाहूँगा, हमारे स्वपन लीन जी यादव, उन्होंने भी टेक्नोलॉजी सबमिट करने के बारे में एक सुझाव दिया था, बहुत अच्छा सुझाव था। मैंने तुरंत खुल्लर साहब को कहा कि इनको उसमें बुलाना है, हमने उसकी डेट दे दी है पंचकुला में। हम इस टेक्नोलॉजी जो सबमिट की आपने बात कही है, उसकी हम डेट दे चुके हैं। आप उसके अंदर अवश्य आएँ स्वप्निल जी, मैं आपको आमंत्रित करता हूँ उसके अंदर, और हम उसके ऊपर काम कर रहे हैं। हमने कुछ और जो सुझाव भी आए थे, हमने देश का सबसे बड़ा होलसेल मार्केट हम राई सोनीपत के अंदर खड़ा कर रहे हैं। मुझे खुशी है बताते हुए आप लोगों को कि हमने उसके लिए जगह भी चिन्हित कर लिया है, और चिन्हित नहीं कर ली
उससे एक बड़ा हरियाणा को रोजगार का साधन भी खड़ा होगा, क्योंकि वहां पर जो खारी बावली है, खारी बावली में ड्राई फ्रूट मार्केट बड़ी, उसको हमने बोर्ड के अंदर चिन्हित कर लिया है जगह उसको देने का। जल्दी ही उनके साथ हमारा हो जाएगा बैठ करके। चाहे करियाना मार्केट है, दिल्ली से जो एक बड़ी करियाना मार्केट इधर आना चाह रही है, वो भी उसके लिए, चाहे इलेक्ट्रिकल मार्केट है, उसके लिए भी हमने ये जगह चिन्हित की है। मार्बल मार्केट है, वो भी बड़ी बाहर इस साइड निकल करके आ रही है। अमृतसर की ड्राई फ्रूट मार्केट है, उन्होंने भी यहाँ पर आकर के जगह देखी है, क्योंकि यहाँ पर जो कनेक्टिविटी है, कनेक्टिविटी भी हमारे यहाँ इस साइड से अगर आप लोग देखेंगे सोनीपत से मात्र 30-35 मिनट का ही रास्ता हमारे एयरपोर्ट का रह गया है। क्योंकि जब कनेक्टिविटी हमारे पास आती है तो उससे कई प्रकार के काम और खड़े होते हैं और लोगों को ये कनेक्टिविटी की आवश्यकता ज़्यादा होती है, जिससे कि वो आगे बढ़ सकें। साथियों, हमारे मित्र शैलेंद्र जी ने भी जो एनसीएलटी जो यूनिट की बात की है, हमने एचएसएडीसी को ये पहले ही कह दिया है कि इसको देखते हुए जो एचएसएडीसी के जो आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट के लिए एक कमेटी का गठन भी कर चुके हैं, ताकि कोई दिक्कत कोई समस्या आए तो उसके अंदर उसका समाधान हो, और जल्दी ही एचएसएडीसी इसकी शुरुआत भी करने के लिए जा रही है। साथियों, इसी प्रकार हमने अपने संकल्प पत्र में ये बात कही है, जो हमारे पास विषय अभी कई हमारे महानुभाव ने इस बात को ईवी के को लेकर के उठाया है। हमने अपने संकल्प पत्र में भी इस बात का जिक्र किया है कि हम ईवी पार्क बनाने जा रहे हैं। उसका संकल्प हमारे संकल्प पत्र के अंदर है, और हम सोच रहे हैं कि एक ईवी पार्क यहाँ पर बने, और उस पर काम चल रहा है, उसके ऊपर काम चल रहा है। जल्दी ही हम इसकी भी एक घोषणा करने वाले हैं, क्योंकि उसके ऊपर पॉलिसी वो बन रही है। और हमारे मनीष जी ने भी एक बात कही थी कि एक सैटेलाइट शहर बसाने की उन्होंने बात कही है। मैं मनीष जी को यह भी ध्यान लगाना चाहता हूं कि माननीय प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी ने जैसे सूरत को एक नया सैटेलाइट शहर बनाने जा रहे हैं, हमने भी खरखौदा के पास एक 10,000 एकड़ के अंदर बड़ा हम वहाँ पर बनाने के लिए उसको सोच रहे हैं कि हमारा जो ये एरिया है इधर पंचग्राम की हमने पीछे बात किया था, उसके अंदर हम एक अच्छा शहर वो इसके साथ बसे, उसके लिए हम काम कर रहे हैं। साथियों, मुझे ये बताते हुए कि आज आपने जो यहाँ बहुमूल्य सुझाव दिए हैं, मैं ये बताना भी चाहूँगा कि इनमें से कुछ सुझाव ऐसे हैं जिन पर पहले से ही सरकार काम कर रही है। इनमें मुख्य रूप से मैं कहना चाहूँगा कि जो RRTS का जिक्र वो मैं करना चाहूँगा, उसकी भी चर्चा इसके अंदर आई है कि प्रदेश में लगभग 70,000 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाली जो सराय काले खां और करनाल, सराय काले खां से अलवर राजस्थान बॉर्डर के बीच रीजनल जो RRTS कनेक्टिविटी परियोजना को वो मंजूरी भी मिल चुकी है। उसकी DPR मेरे ख्याल बन गई है, टेंडर होने वाला है, DPR बन चुकी है, जिसका एक बहुत बड़ा लाभ, क्योंकि ये
सराय काले खां से एक तो करनाल की तरफ जाएगी और एक सराय काले खां से अलवर तक जाएगी। हमारा बावल तक का एरिया है, बावल से आगे क्योंकि राजस्थान के अंदर जाएगी वो, तो उसका लाभ हमारे लोगों को मिलेगा। और जो ट्रैफिक की समस्या आप लोगों ने कही थी, क्योंकि सरकार उससे आगे बढ़ करके सोचती रहती है और उसके ऊपर काम भी करते रहते हैं, और धीरे धीरे करके कहीं और जो इस योजना के अंदर हैं कहीं रोड भी और निकलने हैं, ताकि आप देख रहे हैं कि पिछले 11 वर्षों के अंदर किस तरीके से भारत बदला है। अगर आप लोग देखेंगे कि यहीं से गुरुग्राम से अगर बम्बे जाना होता था, आपका कोई सामान बम्बे पहुंचाना था, तो मेरे ख्याल से 45-46 घंटे के अंदर गाड़ी पहुंचती थी, और 2.5-3 दिन 4 दिन गाड़ी चलती थी तब जाकर के पहुंचती थी। मेरे ख्याल ज्यादा दिन ना लग जाते हैं। और हैं जी, तो आज स्थिति बदल गई है। इन्हीं 11 वर्षों के अंदर आप लोगों के सामने है कि आप देखते हैं कि यहां से अगर गाड़ी आप लोड करेंगे तो आप नेक्स्ट डे शाम तक पूछ लेंगे फोन करके भी पहुंच गई भाई ठीक ठाक। ये इतना बड़ा बदलाव ये गति से नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व के अंदर आया, देश बदला है। और हमने हरियाणा में इंडस्ट्रियल जोन और मास्टर प्लान में ऑटो सीएलयू की नीति को मंजूरी दिया है, जिसका जिक्र भी किया है। खुल्लर साहब ने बताया था, जो आपके पास ये बात आई थी। और हमने जो रेवाड़ी में जो निजी क्षेत्र में मेडिकल कॉलेज की LOI भी जारी कर दी है, जल्द ही इसका निर्माण कार्य भी वो शुरू हो जाएगा। और साथियों, मुझे ये बड़ी खुशी भी है आप लोगों के बीच में बताते हुए कि हम लगातार जहाँ तक कन्वेंशन सेंटर्स की बात आपने की है, मैं इसके लिए भी बताना चाहूँगा कि HSIDC द्वारा मानेसर में ज़मीन की हमने पहचान भी कर ली है, ताकि वहाँ एक अच्छा कन्वेंशन सेंटर वो बने। और हमने SDM कार्यालय बावल में लेबर कोर्ट के लिए जगह का भी चुनाव कर लिया है। इसके रेनोवेशन के लिए हमने 26 लाख रुपए की राशि B&R को भी जारी कर दी है, ताकि वो जल्दी काम हो। और यहाँ लेबर कोर्ट अपना काम शुरू वो जल्दी करेगा। और साथियों, क्योंकि बहुत सारे सुझाव और महत्वपूर्ण सुझाव आपके आए हैं, हमें खुशी है कि इन सुझावों को हम इस बजट के अंदर शामिल करेंगे। और जो भी सुझाव इसके अंदर, क्योंकि बैठ करके हमारी जो अधिकारियों की पूरी टीम है, जो भी आपके बहुमूल्य सुझाव हैं, क्योंकि उनके ऊपर गति से काम करना ये सरकार का दायित्व है, ताकि आप लोगों को उसका लाभ मिले। साथियों, मैं 2 अनुरोध आप लोगों से करना चाहूँगा कि अगले 8-10 दिनों में जो आप और भी सुझाव दे सकें तो सुझाव हमें दें, ये मेरा आप लोगों से आग्रह है। चाहे आप जो हमने AI चैटबॉट पोर्टल उसको लॉन्च किया है, आप उसी के माध्यम से हमें पहुंचाइए। जब मैं विधानसभा का बजट ये 26-27 का प्रस्तुत करूंगा, तो मैं आप सबसे ये आग्रह भी करना चाहूँगा कि आप उसको अवश्य सुनें, उसको आप देखें, और उस समय आपको आज के दिन की जरूर याद आएगी, क्योंकि हमने सुझाव दिया था। और आप ये सोचेंगे कि हम इस बैठक के अंदर आए थे, हमारा आना सफल हुआ है। साथियों, मैं जिन हितधारकों के बहुमूल्य सुझाव बजट 2026-27 में वो शामिल किए जाएंगे, उन सभी को मेरी ये प्रार्थना भी है कि विधानसभा में जो
बजट भाषण सुनने के लिए आप स्वयं भी उपस्थित हों वहाँ पर, उसकी व्यवस्था करेंगे। आप लोगों को वहाँ बुलाएंगे, आपको निमंत्रण देंगे कि आप आकर के वहाँ सुनिए। ये अलग व्यवस्था खुल्लर साहब, ये वहाँ आने चाहिए, सभी बैठ करके सुनिए जिस दिन बजट हम प्रस्तुत करें, ताकि आप इस बात के साक्षी बन सकें कि हमने जो वायदा किया था या हमने जो सुझाव दिया था उसे आपकी सरकार पूरा कर रही है। मैं इस बजट पूर्व ये परामर्श प्रक्रिया में आपकी सक्रिय सहभागिता, सकारात्मक सोच और सहयोग के लिए आप सभी का मैं हृदय से आभार व्यक्त करता हूं, आप सबका धन्यवाद करता हूं। इन्हीं शब्दों के साथ जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद।